सिर्फ 1 साल, मुझे पूरा यकीन है कि तू अगर तैयारी करेगा तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तुझे अपने ऊपर है या नहीं है, लेकिन मुझे है, तो मेरे कहने पर एक बार तो मेरे पास आ जा। अगर मैं अपनी हेल्थ को देखूँ और अपनी हाइट को देखूँ और अपने वेट को देखूँ तो मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि मैं ये जो 1600 मीटर की जो दौड़ है उसमें उसको मैं बड़े आराम से कर लूँ, लेकिन मैं गलत था। एंड फाइनली जो है वो दिन आ गया, जब कॉल लेटर आ गए घर पर कि आपको इतनी तारीख को जो है जानी है यहाँ तो सेंटर पर आना। नाम मैंने सुना था कि जो CISF की ट्रेनिंग होती है वो बहुत टफ होती है, और वाकई में ही बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। टफ तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। CISF की जॉब तो ठीक है, बट मुझे यहाँ से यूपी पुलिस में जाना है, कब ख्याल है? 4 साल CISF में जॉब करने के बाद तो 3-3 दिन में तब्दील होती रहती थी आपकी। सिर्फ आज मॉर्निंग है तो 3 दिन बाद आपकी नाइट आएगी। तो जैसे आप मॉर्निंग में गए हो 5 बजे 1 बजे तक गए हो, उसके बाद अगले दिन आपको नाइट जाना है, तो ये एक लंबा रेस्ट मिलता था। आपको बताना कि जो ये वर्दी आपको मिली है, ये वर्दी आपको ट्रेनिंग का टाइम पता नहीं मिलती है। UPSI का वैकेंसी आया है। अब आप उन बच्चों को गाइड कीजिए जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं, आपसे जो जुड़े हैं, आपको देख रहे हैं अभी तक। कि हम प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप जैसे कोई ज्वाइन करता है कम एज में तो कहाँ तक प्रमोट होकर के जा सकता है, इनकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है, ट्रांसफर मतलब क्या सीन है यूपी पुलिस में, ये मुख्यमंत्री जी कभी भी भ्रमण पे आते हैं तो उनके उसमें भी ड्यूटी लग जाती है। मतलब आपकी छुट्टियां के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि आप छुट्टी लेना चाहते हो तो कितनी छुट्टियां आपको अवेलेबल मिल जाती है, सरकार की तरफ से कितनी छुट्टियां हैं? हेलो एवरीवन, तो हमारे साथ है मेरे प्रिय मित्र मनीष चौधरी, जो कि अभी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हैं, दरोगा भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और इनके बारे में आज हम कंप्लीट जर्नी जानेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग इनकी जर्नी है, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया, कैसे जॉब रहते हुए भी इन्होंने प्राइवेट जॉब किया, फिर उसके बाद उन्होंने CISF में भी सब इंस्पेक्टर का जॉब किया, और उसके बाद उन्होंने यूपी पुलिस का ये अभी जो करंट जॉब है उसमें 2.5 सालों से काम कर रहे हैं। तो इनका जर्नी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले मनीष, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और बच्चों को गाइड करने के लिए। थैंक यू। तो अब हम पहले आपको जानते हैं स्टार्टिंग से, हम कि आपका जर्नी जानेंगे। स्टार्ट कहाँ हुआ था, आप बचपन कहाँ आपका हुआ बीता, आप बताइए, आप कहाँ से हो और एजुकेशन कहाँ हुई है? मैं जिला अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, और जिला अलीगढ़ में टप्पल एक क्षेत्र है, उसमें एक छोटा सा गांव कस्बा है जट्टारी, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी जो स्कूलिंग है वो वहीं जट्टारी से हुई है, पटेल स्मारक इंटर कॉलेज तक। अच्छा, 12th तक की जो पढ़ाई है वो मेरी वहाँ उसमें पटेल स्मारक इंटर कॉलेज जट्टारी से हुई है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए तैयारी करने की कोशिश की, तो IIT के लिए जो है मुझे करना था। मेरा थोड़ा सा ड्रीम था कि IIT कर लूँ। IIT करना, तो बंसल क्लासेज आपने सुना होगा कोटा में, बहुत सारे, हाँ। तो उसकी पहले उसके वो टेस्ट निकलते थे, तभी आप जो है उसमें जा सकते हो। वहाँ पे पहले टेस्ट देना होगा, फिर आपको जाना होगा। तो दिल्ली में गया मैं, उसका टेस्ट दिया और फाइनली उसमें सिलेक्शन हो गया, और फिर कोटा में जो है गए। पिताजी और जो है भैया जो है छोड़ने गए थे वहाँ पर, और मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन वो मुझे छोड़ के जा रहे थे। मैं यही सोचा था कि मैं यहाँ कैसे रहूँगा। तो शुरू के 7 दिन तो रोने धोने में निकल गए मेरे। अच्छा, कभी भी कोई घर से लड़का जाता है ना, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो 7 दिन ऐसे निकल गए। फिर उसके बाद पढ़ाई की, तो जाना के कुछ इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला कोटा में रहने के बाद, और 1 साल की तैयारी की, बट किस्मत साथ नहीं दी तो IIT में सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद फिर ये UPC वाले फॉर्म भरे, तो उसके थ्रू 2 कॉलेज मिले थे, NIT ग्रेटर नोएडा का और RKGIT गाजियाबाद का। तो फिर NIT में एडमिशन ले लिया, 4 साल वहाँ पर जो है बीटेक की। NIT में? NIT से बीटेक किया, उसके बाद बीटेक भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया। ठीक है। उस समय जब EC में सिलेक्शन लिया था तो ये कहा गया था कि ये सदाबहार ब्रांच है, एवरग्रीन ब्रांच है, इसमें कुछ के लिए भी काम आता है, ऐसा बोला जाता है। इसमें ले लो, ये कभी मात नहीं खाएगी, ये वाली ब्रांच जो है आपकी। तो उसमें करने के बाद पहली साल तो समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि जब एक गांव से एक लड़का जाता है तो बहुत शाई नेचर का होता है। हाँ। उसको जब एकदम शहर में चले जाओ, वो भी अब कॉलेज भी इंग्लिश मीडियम, और हम UP बोर्ड से हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम था सबका सब। ठीक है। अब वहाँ जाती एकदम इंग्लिश मीडियम हो गया, तो बहुत दिक्कतें आई थी कॉलेज में। तो कॉलेज में बहुत दिक्कत आई थी, लोगों से कनेक्ट करने में भी दिक्कत होती थी, बातें करने में दिक्कत आता होगा, क्योंकि गांव का कोई भी लड़का है जल्दी ही किसी से नहीं बात करता, इंट्रोवर्ट टाइप का होता था। इंट्रोवर्ट। मैं शुरू में बहुत इंट्रोवर्ट था, अपना बताऊं मैं आपको। अच्छा। हाँ, बहुत ही इंट्रोवर्ट था, इतना कि 1 साल मुझे कॉलेज में निकल गया और लोग कहते थे कि मनीष कहाँ दिखता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब कि वहाँ से जर्नी। मेरे जो दोस्त थे वो भी ये कहते थे, भाई क्यों इतना कमरे में पड़ा रहता है, थोड़ा बहुत आजा घूम ले फिर ले कर कुछ भी। अब हम ये भी जानेंगे कि एक इंट्रोवर्ट नेचर के थे और अभी हजारों लोगों को मैनेज कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग, रोज पब्लिक डीलिंग इनका होता होगा। हाँ, मतलब ये तो है। और फिर कॉलेज समाप्त हुआ तो कॉलेज में भी बहुत अलग अलग तरीके की हुई, हैबिट बनी और हॉबीज भी बनी। ज़िंदगी में कभी पहली बार जो है टेबल टेनिस खेला था,
अच्छा, कभी देखा भी नहीं था कि टेबल टेनिस कैसे होती है। उसमें इतना इंटरेस्ट जग गया कि आज भी मैं खेलता हूँ टेबल टेनिस को। अच्छा, और बास्केटबॉल भी, हाइट अच्छी थी तो दोस्त कहते थे कि नहीं तू चल बास्केटबॉल खेलते बास्केटबॉल हैं, का तेरी हाइट अच्छी है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हाँ, पहली बार बास्केटबॉल भी खेला वहाँ पर। तो ये तो 2 गेम थे, ये पहली बार कॉलेज में खेले, क्योंकि गाँव में इतना इनका स्कोप था नहीं हाँ। जो हम इनको खेल पाएँ। तो ये दोनों मेरे फिर फेवरेट गेम बन गए, टेबल कॉलेज टेनिस में। एंड बास्केटबॉल फेवरेट। बास्केटबॉल, अच्छा हाँ। ठीक है। उसमें मेरा एक दोस्त था श्रेयस कौशिक, तो उसके संग हम खेलते थे, रात भर प्रैक्टिस किया करता था मैं उसके साथ बास्केटबॉल की। यानी कि उस समय तो फिर ड्रीम भी बन गया होगा कि हाँ, बास्केटबॉल में मेरा बहुत हाँ, मन था कि कि मैं नहीं, स्टेट मतलब लेवल जो है, खेलूंगा, हाँ नेशनल लेवल बहुत खेलूंगा। मन था। लेकिन कुछ चीज़ें मन परिस्थिति में ही रह जाती रह जाती हैं, हाँ। टेबल टेनिस में भी मेरा मन था, उसमें भी मैं मतलब एक दोस्त था उसके संग, और हमारे वार्डन थे, वार्डन के सर के साथ रात को 3-3 बजे तक मैं टीटी खेला करता था। अच्छा, उनका भी बहुत मन था, वो भी खूब फुल इंटरेस्ट में थे खेलने के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें जो है आगे होती फॉरवर्ड नहीं हो पाती। फॉरवर्ड नहीं हो पाती क्योंकि वो कंडीशन आपको ऐसा होता है, फैमिली के कंडीशन जो आपको अलाउ नहीं कर पाते हाँ, वो सब। तो मेरा भी आप देखो ना एग्जांपल, पीछे देखो मेडल्स आपको दिख रहे होंगे, सारे डांस के हैं। एक टाइम पे मेरा ड्रीम था कि मैं डांस में जाकर इंडिया लेवल पे कुछ करूँ, ऑल इंडिया लेवल पे DID वगैरह सेलिब्रिटी जो होते हैं जो कि डांस, लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि घर की परिस्थिति यही थी, घर का बड़ा बेटा था, मुझे करना था कुछ ना कुछ, जॉब लेना था, पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग होना था, तो उसके वजह से फिर मैंने चेंज किया रास्ता। तो ऐसा होता है सर्कमस्टांसेस, तो मैं समझ सकता हूँ। और इवन जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हो बिल्कुल रहा होगा। बिल्कुल सभी के साथ तो होता सब है। हम लोगों को समझ में आता है कि क्या चीज़ें होती है। अब हम चलते हैं आगे कि फिर आगे कैसा रहा आपका तो journey? कॉलेज जब 4 साल हो गए कॉलेज में, तो फिर प्लेसमेंट की बारी आई। फिर घर से भी प्रेशर आता है कि बड़ा अच्छा करना, प्लेसमेंट लेना ही लेना है, कंपनी में जॉब करनी ही करनी है, प्राइवेट में जॉब करना ही करना है, कुछ भी हो जाए इस बार जो भी कंपनी आएगी प्लेसमेंट लेना ही है। तो उस समय थोड़ा सा रिसेशन कह सकते हैं, और TCS भी अपने उस समय जो है कॉलेज में आई थी। और कुछ 3-4 दिन पहले ही मेरे संग एक ट्रेजेडी हो गई, मेरा एक्सीडेंट। प्लेसमेंट से 2-3 दिन पहले? लगभग 4-5 दिन पहले कह सकते हो आप। अच्छा अच्छा। तो उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, और चोट Placement काफ़ी चोट आई, मतलब हाथ में पैर में, और तो बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन मैं फिर भी प्लेसमेंट में बैठा, लेकिन फिर नहीं हो पाया। उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट था उनका, तो इंटरव्यू राउंड तक नहीं यानी पहुंच कि ये पाया। आपके लाइफ का बड़ा फेलियर सबसे हाँ, पहला ये एक कह तो वो सकते था हैं। कोटा वाला भी, आप बिल्कुल, IIT JEE का ड्रीम भी बहुत बड़ा ड्रीम होता है, उसके बाद फिर यहाँ पे पहला अच्छा, फेलियर। कोटा में भी मेरे संग ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था कि जब IIT का एग्ज़ाम था, तो उससे एक दिन पहले जब मैं सुबह को अपना नहाने बाथरूम में गया था, तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। अच्छा, एग्ज़ाम वाले दिन ही। पूरे डिस्टर्ब। हाँ, तो एग्ज़ाम वाले दिन ही मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया, सारी मेमोरी चली गई, घर वालों के किसी के कोई नंबर नहीं थे मेरे पास, सिर्फ भैया का नंबर याद था। भैया को फ़ोन करके बताया किसी और दूसरे के मोबाइल से, भैया फ़ोन चोरी हो गया। फिर जो है दोस्त के थ्रू जो है मैं साथ में गया, इंदौर एग्ज़ाम था मेरा, तो बहुत मेंटली जो है उस समय थोड़ा सा डिस्टर्ब डिस्टर्ब था। अगर आपका फोन गुम जाता और उस टाइम पे भी हाँ, वो भी तो बिल्कुल तो, उसी दिन उसी पेपर था, सुबह की ट्रेन थी, उसको जाना था पेपर देने के लिए, और बस जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर आया फ़ोन गायब। फिर आगे की जर्नी आपकी क्या रही? जब आपका फेलियर हो गया, आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो फिर आपने क्या सोचा कि क्या करना है, कहाँ से मोटिवेशन मिला? अब ये है कि आप कॉलेज कर लेते हैं तो फैमिली प्रेशर भी कह सकते हैं, आती है और ग्रेजुएशन के बाद। हाँ, रिलेटिव वाले प्रेशर भी होते हैं कि आपका बेटा क्या क्या कर रहा है। बीटेक तो में इतना पैसा लगा घर वाले दिया तो फिर भी इतना नहीं कहते, लेकिन जो आस पड़ोस से जो प्रेशर आता है वो फैमिली कहीं ना कहीं ट्रांसफर हाँ, करती है। वो ट्रांसफर हो जाता है हमारे ऊपर। हाँ। फिर ये देखते हुए फिर एक प्राइवेट जॉब कर ली। फिर मैंने प्राइवेट जॉब वहीं नोएडा में की थी एक, तो लेकिन उस प्राइवेट जॉब को 1 साल लगभग मैंने किया था, लेकिन मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं, क्योंकि मैं दूसरे फील्ड से था, और जो कोई जॉब और थी वो फील्ड दूसरे था, फील्ड में थी, मन भी नहीं तो वो लग रहा दोनों ही होगा। डिफरेंट हो गए, तो बिल्कुल ही मतलब जो है आपका मिसमैच हो गया मेरे लिए, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। फिर मैंने जो मेरा पुराना पैशन था वो मेरे अंदर जगा। टेबल टेनिस नहीं, सबसे पहला और पुराना पैशन था मेरा टीचिंग का। टीचिंग का? अच्छा, पढ़ाना अच्छा क्योंकि लगता था। मैं 10th एंड 12th में भी जब भी था, तो मैं अपने साथ के जितने भी दोस्त थे वो सबको पढ़ाया करता था। जितने भी दोस्त थे सबको मैं पढ़ाया करता था, और जिनके मतलब जो भी डाउट्स होते थे वो मैं सॉल्व किया करता था। तो ये पढ़ाते कहाँ थे फिर आप? ये जो है स्कूल में जब था, स्कूल में पढ़ाया करता था। जब मैं 12th में था तब मैंने स्कूलिंग में भी पढ़ाया बच्चों को। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते थे? कुछ भी? मैथ में मेनली जो है वो मैथ पढ़ाया करता था। बाकी आप जो है अगर कोई और भी सब्जेक्ट है छोटा मोटा तो साइंस भी ले लिया करते थे, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी है, क्योंकि अगर आपको मैथ में अच्छे हैं तो आप साइंस भी कवर कर सकते हो। तो उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में भी मैंने होम ट्यूशन दिया, वहाँ पर भी मैंने अपना परस्यू किया, ये हॉबी जो थी मेरी टीचिंग की, तो वहाँ पर भी ठीक था, अच्छा लगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं फिर अपना टीचिंग में ही थोड़ा सा अपना जो है कैरियर बनाया जाए। तो फिर मैंने प्राइवेट जॉब छोड़ के अपना नोएडा में ही एक प्राइवेट स्कूल में अपना टीचिंग पढ़ाई मतलब कि, और साइड बाय साइड मैंने कहा चलो मैं तैयारी भी करता रहूँगा और मैं पढ़ाता भी रहूँगा, तो ये इधर मेरी नॉलेज ही गेन होगी।
इधर मेरे भैया ने मुझे पुश किया कि भाई ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं करते, तुम इतने कैपेबल हो, तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम किस में फंसे हुए हो। मतलब भैया ने आपको पुश किया? हाँ, भैया ने मुझे बहुत जब आप टीचिंग कर रहे थे तब? तभी उनका हर हफ्ते मेरे पास फोन आ जाया करता था कि भाई देख ले, कुछ और कर ले, अभी अब ये तो कभी भी कर सकता है, ये तो तेरे पास हमेशा सदाबहार चॉइस है, ये तो कभी भी कर सकता है, इधर पैसा नहीं। लेकिन एक बार जब एज निकल जाएगी तो तेरे सारे अटेम्प्ट चले जाएंगे, कहीं भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर उनकी फिर एक बार मैंने ये एडवाइस मान ली। आखिर में उन्होंने मुझसे कहा कि 1 साल, मैं तुझसे सिर्फ 1 साल मांगता हूँ, ठीक है, मेरे पास आ जा, दिल्ली में रह के मेरे पास आके तैयारी कर ले, सिर्फ 1 साल। मुझे पूरा यकीन है कि तू अगर तैयारी करेगा तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे अपने ऊपर, तुझे अपने ऊपर है या नहीं है, लेकिन मुझे है। अच्छा, तो मेरे कहने पर एक बार तो मेरे पास आ जा। तो मतलब भैया का आपने सजेशन लिया, हाँ, उनको अपना एक डिसीजन बनाया और उनके पास तैयारी करने के लिए बिल्कुल। फिर मैं उनके डिसीजन पे जो है मैं चला गया, और जो मेरी पहली जॉब जो CISF में CPO के थ्रू जो लगी, वो उसी डिसीजन के उस पर लगी थी। मतलब भैया का जो डिसीजन था उनका बात मान करके। तो कभी कभी हमारे बड़े जो बोलते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है, उनका बात मानना चाहिए, बिल्कुल मानना और उनको अपना डिसीजन बना के अपना बेस्ट देना चाहिए। बिल्कुल, ठीक। फिर मैं जो है दिल्ली चला गया, और फाइनली जो है तैयारी करते तैयारी तो मैं CGL की कर रहा था एक्चुअल में। CGL की तैयारी? हाँ, CGL की तैयारी कर रहा था, लेकिन बीच में भी CPO का एग्जाम आ गया, तो उसको देने चला गया। मैं कहा चलो इसको दे देते हैं, क्योंकि ये भी अपना प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। तो प्रैक्टिस होते होते उसमें सिलेक्शन हो गया। तो भैया ने कुछ स्पेसिफिक बोला था कि CGL की तैयारी करो, या फिर नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा था कि जो तुझे लगे, अपने लिए लगे कि हाँ ये गवर्नमेंट की तैयारी कर सकता, वो करो। अच्छा। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था कि CGL ही करनी है या कोई और ही करनी है, ये थी। पुलिस की जॉब का तो कोई दूर दूर तक रिलेशन ही नहीं था। अच्छा, इसे तो हम किस्मत ही कहेंगे कि मैं तैयारी किसकी कर रहा था और आ किस में गया। ठीक है, CGL की तैयारी कर रहे थे, CPO बीच में पेपर पड़ा था। हाँ। CPO देने चले गए एग्जाम। बैंक के भी एग्जाम दिए मैंने बीच में। ठीक है, बैंक में भी कोशिश की थी। अच्छा, रेलवे का भी एग्जाम शायद दिया? हाँ, IBPS का एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें जो है नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें इंग्लिश बहुत अच्छी वाली लेवल की आती थी, और इंग्लिश में इतनी अच्छी थी नहीं। देखो आप लोग यूपी से जितने लोगों ने रिलेट कर पा रहे होंगे, देखो यूपी में मैक्सिमम लोगों का होता है। हाँ, बिल्कुल, बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत। इंग्लिश में होता है तो होता है, और सब एस्पिरेंट्स ग्रेजुएशन के बाद हालत यही होती है कि उनके पास जॉब नहीं होता, कोई प्राइवेट जॉब में कर रहे होते हैं, घर से प्रेशर आता है कि आपको कुछ करना है, तो आपको कुछ उसके लिए डिसीजन, उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे करना है। आ करके यहाँ तैयारी की, सारे एग्जाम्स को भरे, लेकिन फिर भी इनका फोकस था कि हाँ CGL CPO वाले एग्जाम्स थे, उनके लिए अच्छे से तैयारी की, और एक बार में आपका CPO CI। अच्छा, जब CPO के प्री में मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैंने घर वालों को बताया, भैया को बताया कि हाँ प्री में सिलेक्शन हो गया है। बोले चलो ठीक है, अब इसमें हो गया तो इसी को कंटिन्यू करो। इसी को कंटिन्यू करो? अच्छा। उन्होंने कहा फिर अब इधर उधर नहीं करो, अब अपना इसी में कंटिन्यू करो। फिर मैंने कहा पता नहीं ये कैसी जॉब है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम ट्राई करो, जो होगा देखा जाएगा आगे। फिर उसके बाद प्री हो गया, तो उसके बाद फिजिकल का नंबर आया। फिजिकल देने गए। फिजिकल का तैयारी आपने किया था? हाँ, फिजिकल का तैयारी किया था पहले से पता लेकिन होगा? अगर मैं अपनी हेल्थ को देखूं और अपनी हाइट को देखूं और अपने वेट को देखूं, तो मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि मैं ये जो 1600 मीटर की जो दौड़ है उसमें, उसको मैं बड़े आराम से कर लूंगा। लेकिन हाइट कितनी है मैं पूछ सकता हूँ? 6 फुट है मेरी हाइट। 6 फुट एग्जैक्टली? अच्छा, ठीक है। तो लेकिन मैं गलत था। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कर लूंगा, मेरे को फिजिकल दिक्कत होगी, लेकिन जब प्रैक्टिस में गया तो? जब मैं प्रैक्टिस में गया तो हार्डली मैं 600 मीटर ही दौड़ पाया था। 1600 मीटर की जगह सिर्फ 600? बिल्कुल, 600 मीटर दौड़ पाया, और मेरी जो सांस फूल गई और मैं साइड में बैठ गया। फिर मैंने अंदर ही अंदर सोचा, मैंने कहा ये मेरे बस की नहीं है। अच्छा, मेरे से दौड़ नहीं हो पाएगी। मतलब पहले माइंड में ये है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। फिर भैया ने फिर से भैया का सजेशन आया कि गांव जाओ, गांव के बच्चों के साथ तैयारी करो दौड़ की। जो गांव के बच्चे होते हैं, अच्छा, जो गोले पे दौड़ते हैं बच्चे, हाँ। जो आर्मी की जो तैयारियां करते हैं बच्चे, उनके संग जाओ, उनके संग दौड़ो, तुम्हारा जब जो है कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होगा वहाँ से। फिर मैं दिल्ली से स्पेशली फिजिकल के लिए ओनली गांव आया, अपने जट्टारी कस्बा में। वहाँ पर जो है गोले बना रखे थे बच्चों ने, अपने गांव के बच्चे, दूर दूर से गांव के बच्चे आया करते थे वहाँ पर। डेली सुबह शाम प्रैक्टिस किया करते थे। दौड़ हो रही है, प्रैक्टिस किया करते थे। फिर उनके साथ मैंने दौड़ना स्टार्ट किया, तो दौड़ते दौड़ते फिर जो है थोड़ा बहुत आया, कॉन्फिडेंस आया कि हाँ थोड़ा बहुत होगा। लेकिन सच्चाई में आपको बताऊं, उस गोले पे दौड़ने के बाद भी जो एक टाइमिंग चाहिए थी वो मेरी नहीं आई। मतलब जो चाहिए थी उससे पहले CPO में जो 1600 की जो दौड़ थी उसमें 6.5 मिनट मांगे थे। हाँ। लेकिन मेरी जो उसमें अगर अभी भी दौड़ में जो दौड़ रहा था, रनिंग से 2 दिन पहले भी मेरी टाइमिंग आई थी उसमें 7 मिनट 5 सेकंड। सबसे बेस्ट टाइम 7 मिनट? बेस्ट टाइम मेरा 7 मिनट 5 सेकंड। और करना था कितना? 6.5 में करना था, 6:30 में। हाँ, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए हाँ, मुझे पता है। तो
मैं अब गांव वाले लड़कों से कहता, मैंने कहा भाई यार ये नहीं हो पाएगा मुझसे। मैंने तो अपना पूरा जितना भी मेरे अंदर जज्बा था, दम जितना भी निकाल जोश दिया। था, मैंने सब इसमें जो लगा दिया। वो बोले भैया हमने आपकी दौड़ देखी है, आप कर सकते हो। जब आप दौड़ोगे तो आप आगे मत देखना, बस अपने से आगे वाले के आप पैरों को देखना और उनके पैरों से अपने फुट जो है ना आपके, उनको मैच कराना बस। फिर जैसे ही आप अगले वाले पे चले जाओ, उससे अगले वाले को देखना, उसके कदम से कदम मैच कराना अपने। फिर तो इस तरीके से आप उनको क्रॉस करते करते जाना है। मतलब वहाँ पे भी आपको सीख दिया कि एक एक स्टेज करके आप बिल्कुल। गांव वाले जो बच्चे थे आर्मी की जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, हाँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सीख दी। उन्होंने बोला आगे बिल्कुल नहीं देखना है, अपने से जस्ट नेक्स्ट वाले को देखना है, उन्हीं के फुट स्टेप्स को कॉपी करते करते चले जाना है। और मैंने यही किया। आप यकीन मानोगे नहीं, मेरी टाइम आई 5:55। 5:55। ओ भाई साहब। और उस टाइम पे ये भी रहता ना कि ये फाइनल दौड़ है। बिल्कुल मेरी जिंदगी में हमको क्योंकि भाई मुझे भी लेना पता है। था कि अगर मैंने ये दौड़ लगा दी हाँ, तो नेक्स्ट जितने भी हर्डल्स हैं वो सब मैं कर सकता हूँ। लॉन्ग जंप, हाई जंप, सब हो जाएगा ये और जो भी सब मैं कर सकता हूँ। और हाइट में तो कोई दिक्कत थी नहीं, जो हाइट मेजर करते हैं वो तो मेडिकल वगैरह तो सब सही, मेडिकल का भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मेरा बस मुझे मेन था कि बस एक बार ये रेस हो जाए। अच्छा। और जैसे ही वो मैं ही जानता हूँ, जालंधर का नहीं, बीकानेर में हुई थी मेरी, मुझे आज भी याद है। हाँ, बीकानेर में हुई थी। और उस समय वहां पर ऐसी हवा चल रही थी कि उसमें भी धूल के कण थे। गर्मियों का समय था बिल्कुल, और धूल के कण थे, धूल के और खेतों टाइप, बिल्कुल। हाँ, दौड़ा रहे थे। हाँ बिल्कुल। और पीछे पीछे एम्बुलेंस दौड़ रही थी। और बहुत सारे हमारे जितने भी हमारे संग दौड़ते थे, 3-4 तो एम्बुलेंस में बिठा लिए थे उन्होंने, वो दौड़ नहीं पाए थे, किसी की दिक्कत हो गई, कुछ हो गई। जैसे ही रेस कंप्लीट हुई, इतना अच्छा रिलीफ मिला, मैं बयां नहीं कर सकता। मैं बयां नहीं कर सकता। मैं उसी समय मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि अब मैं इसमें पास हो गया, कि अब फिजिकल में मैं नहीं रहूंगा। यानी कि मेन जो हर्डल है आपका 1600 मीटर रेस है। हाँ, उस समय। उसके बाद 100 मीटर लॉन्ग जंप, हाई जंप, वो सब आप बिल्कुल। उसके बाद सब इजी क्लियर हो गया, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद मेडिकल में आपसे मुलाकात हुई हमारी। तो हमारी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कि हमारी कहाँ से शुरुआत हुई दोस्ती की, तो हमारा मेडिकल में हुआ। सीपीओ का मेडिकल हम दोनों साथ में गए थे। मेरा भी फिजिकल हो गया था, इनका भी हो गया। और हम जाते समय रास्ते में शायद वहाँ पे जाकर के मिले थे। बिल्कुल। और वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई है। या फिर CISF SI में चल गए थे। मेरा CGL में सिलेक्शन हो गया था, तो मैं अपना CGL का जॉब कंटिन्यू किया था। दिल्ली पुलिस में मेरा हो जाता, पर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गया था। नहीं गए थे। हाँ, तो वहीं से हमारी दोस्ती शुरुआत हुई, जो कि अभी भी बरकरार है। हम बाद में बीच बीच में बात करते रहते हैं। फिर आगे आपने CISF ज्वाइन कर लिया। हाँ, CISF ज्वाइन की, और उसके बाद मेडिकल हो गया। मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है दोबारा से आपकी आ गई। एंड फाइनली जो है वो दिन आ गया, हाँ, जब कॉल लेटर आ गए घर पर कि आपको इतनी तारीख को जो है जानी है, यहाँ सेंटर पर आना है। वो वाली कैसी खुशी थी जब फर्स्ट ज्वाइनिंग लेटर आया था गवर्नमेंट जॉब का? वो मतलब बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि घर वाले भी काफी खुश थे कि एटलीस्ट बच्चे के पास अब जो एक सरकारी जॉब। भैया का क्या था? भैया तो खैर जताते नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े जितने भी होते हैं वो जताते नहीं है कि मतलब हम बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो बच्चे में हमारे में घमंड आ जाए। हाँ, वो ये कहते हैं कि नहीं यार, ये वो सिर्फ हमेशा हमको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि नहीं यही ना रुक जाए। हाँ, वो हमेशा वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, आपको इतना ज्यादा तारीफ ना कर देंगे कि आपको लगे कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा, उनको पुश करते रहते हैं। हाँ, अच्छा है ऐसे बोले हुए। दादी भी बहुत खुश थे और भैया भी बहुत खुश थे। बोले बहुत अच्छा लगा, चलो तुम्हारा यहाँ हो गया, बहुत अच्छा किया तुमने, तुम्हारी मेहनत काम लाई। और इस मेहनत के पीछे एक और लॉजिक था कि जब फिजिकल होना था CISF का, तो मैंने एक अपने अंदर ही अंदर एक प्रतिज्ञा सी ले ली थी कि जब तक फिजिकल नहीं हो जाएगा तब तक हेयर कटिंग नहीं होगी। अच्छा। हाँ, फिजिकल का तैयारी का शुरू से? बिल्कुल। मतलब फिजिकल भी आप दौड़े थे लंबे बाल में? हाँ, बाल बहुत लंबे लंबे थे मेरे, यहाँ तक लंबे लंबे बाल थे, दाढ़ी थी, मूछ थी। ये तो कुछ भी नहीं है, भर भर के दाढ़ी आ रखी थी, सब कुछ आया हुआ था। प्रतिज्ञा, एक डिसीजन। लेकिन जिस दिन मैं फिजिकल देने गया था, सिर्फ उसी दिन मैंने ये दाढ़ी बनाई थी और बालों को थोड़ा सा स्ट्रेंथ ये कम की थी। मैंने कहीं वहां जाके जो है कुछ ऑब्जेक्शन उठा देंगे कि आप इतने बड़े। हाँ। अच्छा। फिर वहां पर मुझसे जो हाइट नाप रहे थे वो पूछ रहे थे कि बेटा ये तुम बाल क्यों इतने बढ़ा रखे हैं? मैंने कहा सर ये प्रतिज्ञा थी इस तरीके की कि जब ये पूरा हो जाएगा तभी मैं अपना वो कराऊंगा जाके। बोले अच्छा ठीक है। अच्छा। तो गांव में सब ये कहते थे कि पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, ये तो साधु बाबा बन रहा लगता है। तो मम्मी भी कहती थी मुझे, मतलब आस पड़ोस की सब जो ये कहती हैं कि क्या लड़के को क्या करा दिया तुमने, ये लंबे लंबे बाल करा रखे हैं इसके, और ये वो नहीं। और ये जरूरी होता है पता, आप जब तक आप अपने से लोगे नहीं, वो कमिटमेंट इसको बोलते हैं। हाँ, कमिटमेंट नहीं लोगे ना तब तक आप अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाओगे, और उसको देने के बाद आउटपुट भी देते होगे। जब भी ख्याल आता होगा कि नहीं यार गिव अप कर रहे हैं,
बाल याद होता अब नहीं, बिल्कुल मुझे इसको निकाल करके ही करना, तो कमिटमेंट भी जरूरी है। मेरा साथ मैंने पता क्या कमिटमेंट दिया था, मैं रांची से दिल्ली आया था, मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं तो या तो रांची जाऊंगा तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ जाऊंगा, या तो फिर मैं दिल्ली में ही कुछ काम करके यहीं पे प्राइवेट जॉब वगैरह करूंगा, नहीं तो ऐसे नहीं जाऊंगा। तो ये मैंने कमिटमेंट अपने ट्रेन का सफ़र में शुरू किया था जब रांची से, तब मैंने अपने आप को कमिटमेंट किया था कि जाऊँगा तो ज्वाइनिंग लेटर लेकर के जाऊँगा। तो ये कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने लाइफ में, कभी कभी लेना डिफिकल्ट होता है, जर्नी सब कुछ होता है, लेकिन आप अगर चलते रहोगे ना तो धीरे धीरे रास्ता। और ये डिफिकल्ट जर्नी और ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए होने वाली थी क्योंकि CISF में जाना था। हाँ, CISF और आसान नाम मैंने सुना था कि जो CISF की ट्रेनिंग होती है वो बहुत टफ होती है, और वाकई में ही बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। टफ तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। आपको इंसान बन जाते हो वहाँ जाके। 10 साल आप अपने बढ़ा दिए कम से कम। अच्छा, CISF की ट्रेनिंग या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स की ट्रेनिंग अगर आप करने जा रहे हो तो आप अपनी ज़िंदगी के 10 साल निरोगी कर लिए कम से कम। 10 साल आप ये मान के चलो आपको जल्दी ही कोई रोग नहीं होगा भाई जान। चलिए, ये मान के चलो। तो ऐसा क्यों, आप थोड़ा बता सकते हो इलेबोरेट क्यों? क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो थोड़ी ऐसी होती थी कि अर्ली मॉर्निंग आपको उठा देंगे। कितने बजे? 3 बजे 3:30 बजे आपको उठना पड़ेगा। 3:30 बजे? क्योंकि 5 बजे उनका वो जो है पीटी दौड़ना ये सब। बिल्कुल, वो फॉर्मेशन में खड़ा होना पड़ता था वहाँ पर आपको। फिर वहाँ से फॉर्मेशन में खड़े होने के बाद आपको दौड़ाने के लिए ले जाते थे वहाँ से। फिर दौड़ाने के बाद जो है फिर सीधा ड्रिल कराते थे। कितना दौड़ाते थे? वो उस्ताद बाई उस्ताद पे डिपेंड करता था। अच्छा, कि आपका उस्ताद कैसा है। फिर भी एवरेज मान लो अगर मिनिमम बात की जाए तो 5 किलोमीटर कम से कम रनिंग। हाँ, सबके साथ मतलब 3 से 5 किलोमीटर आपको जो है डेली उनकी रनिंग कराते थे। कर रही है। हाँ, रनिंग के बाद फिर आपकी फिजिकल एक्सरसाइज जितनी भी हैं, सिटअप, पुशअप, चिनअप और रस आपकी रोप वाला हो गया। सुबह में बॉडी टूट जाती होगी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये तो टूटने का सेंस क्या है कि जैसे आपने फिजिकल वर्कआउट किया, आप दौड़ने गए, जिम में भी जाते हो तो आप जिम करने के बाद क्या करते हो, आप आराम करते हो। लेकिन यहाँ आराम नहीं मिलता। फिर आपने ये दौड़ हो गई, दौड़ के बाद दोबारा से उसी ग्राउंड में जाना था जिस ग्राउंड में फॉल इन होता था। दौड़ के ही जाना है। अच्छा, दौड़ के जाना है। और फिर ड्रिल होती थी वहाँ पर, ड्रिल की क्लास जो होती है, वो परेड जो होती है, परेड, हाँ ड्रिल की क्लास होती थी। और वर्दी पहननी है आपको, अपनी वो पीटी वाली जो वर्दी है आपकी, वाइट जो लोअर पहनते थे, वाइट टी शर्ट, उसको उतारना है। और विद इन टाइम जो एक टाइम पीरियड रहता है विस्टिल का, उसी में उसको पहनना है और पहन के ग्राउंड पर चले जाना है। अगर आप ग्राउंड पर नहीं पहुंचेंगे तो जो उस्ताद होते थे ड्रिल के, वरुण सर थे हमारे, तो वो तैयार रहते थे कि बस आए कोई आज मेरे हाथों, आज कोई मुल्ला पकड़ा जाए, बस तुरंत वो जो है उनके तुरंत अपने फ्रंट रोल, किसी को फ्रंट रोल, किसी को बैक रोल, किसी को लेट के आओ, किसी को वो जो है आपके कुदक के आओ। इस तरीके की जो है पनिशमेंट आपको मतलब ये था कि आपको डिसिप्लिन बिल्कुल बहुत जरूरी है कि आप डिसिप्लिन से इधर उधर आपसे नहीं होना। अगर टाइम इतना बता दिया तो भाई इतना में आना है। तो ये था, ये CISF में ये जानना अच्छे से मिला कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अपने लिए तो सबसे ज्यादा रहो। जब अपने लिए हो जाओगे तो मुझे लगता है आप देश के लिए भी हो जाओगे और सामने वाले के लिए भी हो जाओगे। ड्रिल करने का पर्पस ही यही होता है कि आपको माइंड को डिसिप्लिन करना सिखाया जाता है कि आप। और बहुत गुस्सा आती थी उस समय, बहुत गुस्सा आती थी, क्यों 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 आ गए। शुरू के 1-2 महीने तो ये लगा कि गलत आ गए, लेकिन उसके बाद जब ढल गए तो वही चीज़ बहुत अच्छी लगने लगी। क्योंकि जब हमें उस चीज़ के हमें महत्व समझ में आने लगा, तब समझ में आया कि ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही है। आपको सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली सब तरीके से प्रिपेयर। कभी भी वो जो है उसमें ग्राउंड में बुला लिया करते थे, धूप में खड़े कर देंगे आपको, आधा घंटे खड़े रहो धूप में, एकदम चिलचिला धूप में खड़े रहिए। किस लिए? सहन शक्ति बढ़ा रहे हैं आपके अंदर की, सिर्फ इसलिए। अंदर अंदर गुस्सा लग रहा है। हाँ, बहुत गुस्सा आती थी अंदर, क्यों खड़े कर रखा, क्या पनिशमेंट है, कुछ नहीं बता रहे। ठीक है, तो फिर वहां से आपने फिर कैसे डिसाइड किया कि भाई मुझे CISF की जॉब तो ठीक है, बट मुझे यहाँ से यूपी पुलिस में जाना है? कब ख्याल आया? 4 साल CISF में जॉब करने के बाद। 4 साल, 18 से ना? हाँ, 2019 से 2023 तक वहाँ पर जॉब की। और इसी बीच यूपी पुलिस के SI के फॉर्म्स आ गए। तो मन में एक बार हुआ कि क्यों ना अपने स्टेट में चला जाए। स्टेट में चला जाएगा। हाँ। कहाँ पे पोस्टिंग थी आपकी, अगर बताओ? मेरी वहाँ पर जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो बड़ोदरा में हुई थी। गुजरात में, जो कि पहली पोस्टिंग गुजरात रिफाइनरी, उसमें पहली पोस्टिंग थी मेरी। उसके बाद दूसरी पोस्टिंग कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वही 3 साल के अंदर 2 ट्रांसफर? बिल्कुल। और जॉब कैसी थी? थोड़ा सा CISF जॉब अगर मैं आपसे बात करूं तो
ड्यूरिंग जॉब आपको फ़ोन अलाउ नहीं है, अपना स्मार्टफोन नहीं, कोई भी फ़ोन कोई अलाउ फोन नहीं नहीं है अलाउड, आपको, बिल्कुल अलाउड मतलब नहीं। जॉब टाइमिंग क्या है? जॉब टाइमिंग अगर देखी जाए तो डिफरेंट है। कुछ जगहों पर 12 आवर्स और 24 आवर्स वाला सीन है, मतलब 2 शिफ्ट बनी हुई हैं, अच्छा 12 घंटे, और फिर एक को रेस्ट दे देना 24 आवर्स का। कुछ जगह जो है 3 शिफ्ट बनी हुई हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट की। तो जो 3 शिफ्ट बनी हुई है वो 8 घंटे की उसमें है, अच्छा और जो 2 शिफ्ट बनी हुई है वो 12 घंटे की उसमें है। तो जो बड़े जैसे मुंबई में एयरपोर्ट अगर हम आपको बात करें तो वहाँ 12 घंटे 12 घंटे में जो है चेंज हो जाती है। क्योंकि इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वहाँ का जो ट्रैफिक है, क्योंकि लाने और आने में भी बहुत टाइम लगता है, 2 घंटे, मतलब आपको टाइम की बर्बादी। हाँ, इसलिए उन्होंने 2 शिफ्ट की हुई है, जिससे कि मतलब समय जितना बचे। हो सके कम बचे। और जैसे छोटी छोटी जगह हैं जहाँ रिफाइनरी हैं, छोटे मोटे वो हैं, दिल्ली मेट्रो में भी जो आपकी CISF लगी हुई है, तो वहाँ पर भी जो है 3 शिफ्ट बनाई हुई है। अच्छा, समझ गया। तो ये थी पोस्टिंग, और आपको मतलब 3 शिफ्ट में कभी भी लगाया जा सकता है? हाँ, 3 शिफ्ट में भी बड़ा टफ जॉब है एक, क्योंकि अभी तक आप जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो ट्रेनिंग में क्या था कि सुबह को 3:30 बजे उठ जाना, रात को जल्दी सो जाना, 10 बजे तक। हैबिट बन गई है, हैबिट बनी हुई थी, ठीक है। तो वो एक फ्लो था, और मेरे दिमाग में यही था कि मैंने कहा यही करना आगे जाके भी, मुझे इतने बजे ही उठना है और इतने बजे ही सो जाना है, लेकिन और संडे की छुट्टी मिलेगी। पता चला फिर उस्ताद जी ने बताया कि बेटा ये छुट्टी वुट्टी नहीं है इसमें, यहाँ तो 7 दिन ड्यूटी चलती है। 7 दिन? तो फिर मुझे एक और शौक लगा उस दिन तो भाई मैं कहा ये तो मुझे पता ही नहीं था। फिर जो है आपकी 7 दिन ड्यूटी रहती है, और जैसे ही हम बड़ोदरा पहुँचे वहाँ पर कुछ 1 महीने हमारी पहले ट्रेनिंग चली। ट्रेनिंग वही है, मॉर्निंग में आना था और रात शाम को 5-6 बजे तक अपना जो है ठीक था, फ्री हो जाते थे। हाँ, ये ठीक था कि जो है ट्रेनिंग चल रही थी कि दिखा रहे थे कि कहाँ क्या है, प्लांट कौन से हैं, कौन से गेट हैं, आपको क्या ड्यूटी करनी है। एक किसी ना किसी एक सब इंस्पेक्टर के अंडर या एक किसी भी उनके अधिकारी के अंदर जो हमको रख दिया करते थे, जितने भी हम गए थे उनके साथ जो है दिखाते थे, पूरा प्लांट ऑब्जर्व कराया करते। 1 महीने तक हमारी ट्रेनिंग चली। उसके बाद फिर हमको जो है ड्यूटी पॉइंट्स पर अलॉट कर दिया गया। फिर हमें पता चला कि 3 शिफ्ट हैं, इस तरीके से ड्यूटियाँ होंगी। एक मॉर्निंग शिफ्ट, मॉर्निंग में 5 से 1 जो मॉर्निंग शिफ्ट थी, 5 बजे से 1 बजे की। दूसरा आफ्टरनून की 1 से 9 बजे की शिफ्ट, और नाइट की जो शिफ्ट थी वो 9 से सुबह के 5 बजे। और आपकी शिफ्ट किसी में भी लग सकती है। अब हमारी जो है वो उनका तब्दील होते थे, मोस्टली थर्सडे और सैटरडे। तो थर्सडे और सैटरडे को चेंज होते थे, नहीं संडे, सॉरी, थर्सडे और संडे को। तो 3 दिन में तब्दील होती रहती थी आपकी शिफ्ट। आज मॉर्निंग है तो 3 दिन बाद आपकी नाइट आएगी। अच्छा। तो जैसे आप मॉर्निंग में गए हो 5 बजे, 1 बजे तक गए हो, उसके बाद अगले दिन आपको नाइट जाना है, तो ये एक लंबा रेस्ट मिलता था। इसमें बहुत रिलीफ मिलता था, अपने जो भी काम है आपके उनको निपटा लो। फिर नाइट में जब आप जाओगे 9 बजे से जो ड्यूटी है आपकी 5 बजे, और नाइट से जाने के बाद आपको फिर 3 दिन के बाद आफ्टरनून में आना है 1 बजे। अच्छा। अभी आप 5 बजे आए हो, आने के बाद सोना भी है और 12 बजे फिर जाना भी है। अच्छा, 3 दिन तक लगातार पूरा स्लीप पैटर्न एकदम। हाँ, 3 दिन तक आपको लगातार यही करना है, आना भी है और फिर जाना भी है। उसके बाद फिर आफ्टरनून से मॉर्निंग में भी आना है। रात को आए हो आप 9 बजे, 10 बजे आए हो, फिर जल्दी खा के सोना भी है और 3:30 बजे फिर जगना भी है। तो ये बहुत ही मैं कहूँगा मतलब अपने आप में बहुत चैलेंजिंग जॉब है बहुत ज़्यादा। कि मेंटली इतना प्रिपेयर रहना पड़ता है इसमें, क्योंकि पंक्चुअल चाहिए आदमी इसमें ऐसा नहीं है कि आप मतलब ठीक है हाँ मैं 5 बजे चला जाऊँगा, मैं 6 बजे चला जाऊँगा, नहीं। ये जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री की फोर्सेज हैं इनमें पंक्चुअलिटी वाला सीन है। डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन चाहिए, आपको इतने बजे बोला है इतने बजे आना ही है। भाई वर्दी अगर पहनना है तो इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। आप जैसे कि मैं ASO इन CSS में हूँ, तो अगर हमें कोई काम होता है इंपॉर्टेंट तो हम बोल देते हैं मैसेज करके, सर हमारा कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो मैं थोड़ा सा लेट से आऊँगा, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं, वो हो जाता है। कभी कभी कैजुअली भी इतना लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि ये वर्दी वाली जॉब में ऐसे पॉसिबल है कि आप 10 मिनट पहले बता दिए कि मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। आपको तो मोबाइल भी नहीं रहता उस टाइम? नहीं, मोबाइल बिल्कुल भी नहीं, ड्यूटी टाइम पर कोई मोबाइल नहीं। अगर आपको लेना भी है स्पेशल कोई छुट्टी तो पहले जाओ वहाँ पे उनसे फिजिकली बात करके शायद आपको लेनी। ड्यूटी छुट्टी का भी प्रोसेस थोड़ा सा लंबा रहता था। पहले हम इंस्पेक्टर साहब को देते थे, इंस्पेक्टर साहब अपनी हाई अथॉरिटी को, फिर उससे हाई अथॉरिटी, फिर फाइनल कमांडेंट साहब के पास। इतना 4 लेवल? हाँ, हमारे से 2 लेवल की छुट्टी है, हमारे से सीनियर, उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर एंड रिव्यूइंग ऑफिसर, 2 ऑफिसर। तो फिर वहाँ से सैंक्शन होती थी, उसके बाद पता चलता था कि चलो ठीक है सैंक्शन हो गई है। अब तो देखो ऐसे इस तरीके से होता, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी जॉब तो है वर्दी वाली। आप देख सकते हो हीरो लग रहे हैं हमारे मनीष भाई। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं यूपी पुलिस का तैयारी के बारे में बताइए कि कैसे तैयारी आपने किया।
तो बीच में ही फॉर्म आ गए थे, फॉर्म फिल कर दिए थे, लेकिन फिर डिले हो गया था बीच में, हाँ। एग्जाम डिले हो गया था कि अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। तो फिर हमने भी अपनी कैजुअल कर दिया कि हाँ ठीक है होगा, पता नहीं होगा अभी कि नहीं होगा, हाँ। क्योंकि बहुत समय बाद वैकेंसी आई थी, हाँ। तो कोई श्योरिटी भी नहीं थी कि होगा कि भी ये नहीं नहीं होगा। तो फाइनली फिर एक दिन जो है न्यूज आई कि अब इसका एग्जाम होने वाला होगा ही। और सबसे बड़ा मेरे लिए टफ टास्क था हिंदी, क्योंकि मैं भले ही बैकग्राउंड मेरा हिंदी है, लेकिन हमने हिंदी वो नहीं पढ़ी है ना जो एग्जाम में आती है। हाँ, हम तो एग्जाम की हिंदी और हमारी पढ़ी हुई हिंदी जमीन आसमान का अंतर डिफरेंस है। जैसे एग्जाम की इंग्लिश और हम जो नॉर्मल इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें भी अंतर होता है, दिक्कत होती है। तो सेम यहाँ पर भी था। आज तक कोई मैंने ऐसा एग्जाम दिया नहीं जिसमें हिंदी हो। सभी एग्जाम जो थे उसमें इंग्लिश ही दिया करते थे। रीजनिंग मैथ और जीएस, ये तीनों तो आपके सेम रहते थे टॉपिक, लेकिन इसमें हिंदी वाला आ गया। अब बड़ी टेंशन। फिर एक दिन मेरे बड़े भैया से बात हो रही थी, मैंने भैया इसमें तो जो है हिंदी है और ये है। बोले तेरा इतने में हो गया वही बहुत है, हम तो इसी में खुश हैं। अब यहीं अपना लगा रहे इसी में। अच्छा, सीआईएसएफ में अपना लगा रहे हो, इसी में अपना प्रमोशन ले लेके अपना ठीक है अपना जहाँ भी है। मैंने कि नहीं भैया जो है यहाँ पर जो है मैं जो चाह रहा हूँ मैं वो नहीं कर पा रहा, मेरे मन में कुछ और है करने की, लेकिन मैं यहाँ इस रह करके इस वाले नहीं कर पा रहा। बोले तो देख ले, वजह होगा तो है नहीं, ट्राई कर ले। अच्छा, उन्होंने मतलब ऐसे आप चैलेंज कर दिया? हाँ, चैलेंज सा दिया। बोले कि नहीं यार अब तेरा हो गया उसमें वही बहुत है। मैंने कहा ठीक है चलो देखेंगे, कोशिश करेंगे पूरी। पर वो चैलेंज तो मन में आ गया होगा? हाँ, मन में आ गया। मैंने कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए करके दिखाना, करना ही है और अपने स्टेट में जाना है और कुछ अलग से करके दिखाना है। तो तैयारी की हिंदी की। आदित्य पब्लिकेशन जो है हिंदी की बुक है। अच्छा। मेरे दोस्तों ने प्रेफर किया जो ऑलरेडी काफ़ी सालों से तैयारियां करते आ रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम इस किताब को पढ़ो और पहले अपना बेसिक इससे क्लियर करो अच्छे से, उसके बाद अपना जो प्रीवियस ईयर लगाते रहो और फिर हैबिट आपको आ जाएगी इसकी। तो इस तरीके से जो है फाइनली तैयारी ठीक ठाक। अब समय भी इतना कम मिलता था क्योंकि ड्यूटी टाइमिंग ऐसी रहती थी कि या तो आप आओगे अब थक के या तो सो जाओगे, या तो फिर छुट्टी मिली कभी तो ड्यूटी पे। अब ड्यूटी पे क्या होता था कि वहाँ पर कुछ भी आप अपने साथ लेके नहीं जा सकते, पढ़ने आप पानी की बोतल लेके जा सकते हो बस। मतलब बहुत हार्ड ड्यूटी है भाई। पढ़ने का सिविल वाले में आप है कि घर अपना किताब ले जा सकते हो, कॉपी। जैसे एसओ में हूँ तो मैं ले जा सकता हूँ अपना बुक्स पढ़ने के लिए, मुझे लंच टाइम में फ्री टाइम मिले तो मैं पढ़ सकता हूँ। बट इनकी ड्यूटी इतनी हार्ड थी, लेकिन वहाँ से भी इन्होंने लेकिन हम कभी कभी चोरी छुपे ले जाया करते थे। हाँ, अधिकारियों से बचा कर ले जाया करते थे। थोड़ा बहुत जैसे हमें लगता था कि आज जो है फ्री है, थोड़ी ड्यूटी ऐसी है कि थोड़ा सा लीनियंसी आ सकती है इस ड्यूटी में, तो उस ड्यूटी में हम अपना किताब कॉपियाँ लेके चले जाया करते थे। मैं था और मेरा एक दोस्त था मोहित, हम दोनों ही तैयारी कर रहे थे। मोहित जन्मेदा अभी जो है वो मेरठ में पोस्टेड है। साथ में ही वो सीआईएसएफ में मेरे साथ था। अच्छा। मेरे साथ ही ट्रेनिंग किया सीआईएसएफ में। ठीक है। मेरे ही प्लाटून में ट्रेनिंग किया। अच्छा। और मेरे ही साथ कमरे में रहता था। ओके। और मेरे ही साथ वो गुजरात में भी पहली पोस्टिंग मेरे साथ ही हुई उसकी। ओके, तो सीआईएसएफ से पोस्टिंग तक और पोस्टिंग से फिर वापस यहाँ यूपी पुलिस में भी साथ में ही आया, साथ में तैयारी और सेम बैच। बिल्कुल सेम बैच। तो देखो कभी कभी हमारा एक अच्छा दोस्त जिसके साथ हम तैयारी करते हैं वो भी हाँ, और रूम भी हमने वहाँ पर सीआईएसएफ में पास में ले रखे थे। तो उससे मैं, क्योंकि वो तैयारी पहले भी कर रहा था, मैं तो पहली बार अपनी तैयारी कर रहा था, इसको पहली बार ही फॉर्म भरा था, उससे हेल्प भी मिल गई होगी काफी। हाँ, पहली बार ही फॉर्म भरा था क्योंकि उससे पहले कभी कोई मौका नहीं था, तो कभी कोई सोचा भी नहीं, पहली बार तो सोचा ही नहीं कभी कि पुलिस में जाना है, तो फॉर्म ही क्यों भरता। तो ये पहली बार फॉर्म भरा। फिर मोहित से बात की तो मोहित ने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं बताता रहूँगा कैसे कैसे पढ़ना है। तो उसके नोट्स भी थे कुछ, उसने जो खुद से लिखे हुए थे उन्हीं को कॉपी करके, उन्हीं के फोटो स्टेट करा के उन्हीं को मैं अपना रिवाइज करता रहता था, क्योंकि टाइम इतना था ही नहीं कि मतलब अलग से नोट्स बनाऊं। लिमिटेड जितना टाइम उतना ही तो कर सकते हो आप। नोट्स बनाने का मेरे पास टाइम था नहीं, सच्चाई है। अब जो नोट्स थे उन्हीं को ही रिवाइज करके मॉक दे के वही किया जा सकता था। उसके अलावा अगर मेरे पास टाइम था नहीं इतना, क्योंकि ड्यूटी आवर्स ही ऐसे थे और उसके बाद फिर रेस्ट भी तो करना है, बॉडी रेस्ट भी मांगती है आपकी। अच्छा, प्रिपरेशन के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट। हाँ, ये सब चीज़ें आपने किया था, ये तो जरूर किया होगा। बिल्कुल मैं यही सजेस्ट करूंगा सभी को कि प्रीवियस ईयर मस्ट है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम हो। मैं ये कहना चाहूँगा आप उससे एक बार ओवरव्यू कर लो एक बार अच्छे से, गो थ्रू हो जाओगे अगर उससे, तो आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि ये एग्जाम किस लेवल का पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आप नोट डाउन कर लो एक बार उनको कि इस टॉपिक से हमें तैयारी करनी चाहिए, आपको आइडिया मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। एक बार मॉक लगाना भी चाहिए, अपने आप को आंक लो, क्या कितना पानी में हो आप, क्या है पता चल जाएगा आपको।
जब आप मॉक लगाने बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो मुझे कुछ नहीं आता इसमें तो बिल्कुल भी, तो उस टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए, उसको नेक्स्ट टाइम पहले रिवाइज करके आओ, उसके बाद मॉक लगाओ। तो उससे आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब ये टॉपिक जो है किया जा सकता ये हो सकता है आराम से। तो आपने प्रैक्टिस के लिए क्या किया था प्रीवियस ईयर के लिए? बुक से? प्रीवियस ईयर के लिए जैसे मैंने जो है किरण पब्लिकेशन थी वो भी उसको भी किया था। ज़्यादातर तो किरण पब्लिकेशन की बुक ही मैंने जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रीवियस ईयर किरण पब्लिकेशन की बुक्स ही आते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किरण पब्लिकेशन नो डाउट बहुत हेल्प किया। और इतने जितने भी उसकी मोटी जितने भी पेपर थे सब लगाए थे, मतलब प्रीवियस ईयर जितने पेपर्स थे सारे लगा दिए बिल्कुल, ठीक है, एक भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था नहीं कोई, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। एक तो ये किया और फिर मॉक टेस्ट लगाए। टेक्स्ट बुक उस समय मेरे पास थी, उसमें ऑनलाइन मॉक के लिए तो उसके मैंने तो टेक्स्ट बुक से आपने जितना मॉक लगा सकते थे अपने लगाया बिल्कुल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, दोनों का कॉम्बिनेशन, और आपके पास अपने दोस्त का नोट्स कॉपी था उसको बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मॉक का एक खासियत है कि अगर आप मॉक लगाते हो तो उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। हाँ, अगर आप मॉक लगाते हैं और आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो आप सेम गलती फिर से करोगे। सही बात बोल रहे, एकदम बहुत बढ़िया बात बोल, बिल्कुल करोगे, 110% करोगे, सेम क्वेश्चन अगेन वही होगा रिपीट और वही गलती करोगे आप, क्योंकि माइंड में आपके में वही कैलकुलेशन बैठी होगी दोबारा से। हाँ, तो मॉक आप एनालिसिस करते कैसे थे? मतलब जैसे क्वेश्चन देखा हमने तो हमें कोई क्वेश्चन देख के लगता है यार ये तो बहुत इजी था, ये तो हो गया होगा, फिर हम देखते हैं तो गलत हो गया, फिर हम उसका खाली सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे हुआ और आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप उस क्वेश्चन को देखो मैंने क्या अप्रोच लगाई थी और इन्होंने क्या अप्रोच लगाई है, तो अपनी दोनों अप्रोचों को कंपेयर करो कि नेक्स्ट टाइम ये सेम अप्रोच ना लगाऊंगा मैं। और ऐसे होता है कभी कभी आपको लिखने की भी जरूरत पड़ती है, कभी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी क्वेश्चन मुझे लगता है अगर मॉक में आपसे कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको नोट डाउन करो, मैंने किए थे। अच्छा, और उसको रिवाइज करो। बिल्कुल बिल्कुल, सारे क्वेश्चन मैंने एक अपनी कॉपी बनाई थी, इतनी मोटी कॉपी बन गई थी, एक मॉक की कॉपी आपकी? हाँ, एक अलग से कॉपी बन गई थी, वो सारे क्वेश्चन उसमें नोट डाउन थे एनालिसिस के लिए। हाँ जी बिल्कुल, और उसको बीच बीच में रिवाइज करते होंगे ताकि ये गलती दोबारा से ना हो। हाँ, ये भी होता है। आप मॉक लगाओगे ना तो हम क्या करते हैं ना, अगर हम गलतियों को दूर ना करें ना तो आप वही गलती आप 4 बार 5 बार रिपीट होते रहता है। और यही प्रिपरेशन का जो होता है ना जर्नी, यही है कि आप गलती करोगे उसको ठीक करते जाओ, फिर गलती करोगे ठीक करते जाओ, धीरे धीरे गलतियां कम होती जाएंगी। बिल्कुल हो जाती हैं, इंप्रूव होता है, कम होते जाएगी। लेकिन एक टाइम पे ऐसा है ना कि बहुत कम गलतियां रहेगी, सारे पता चलेगा कि पीछे वाले जो मैंने किए थे वही सब क्वेश्चन, तो समझो कि आपकी प्रिपरेशन हो गई। तो मनीष जैसा बता रहे हैं आपको वैसे ही आपको करना है, मॉक लगाना लेकिन एनालिसिस करना। और मॉक के लिए अच्छा, मॉक में ये भी होता है कि रिजल्ट नहीं आता अच्छा तो डिमोटिवेशन भी बहुत अच्छे से आता है। हाँ, ये भी होता है कि हम तो यार बहुत अच्छी तैयारी कर रही है लेकिन नंबर नहीं आ रहे अच्छे, कट ऑफ के इतना मार्क्स नहीं जा रहा है। उससे परेशान नहीं होना है, आप अपनी तैयारी पे बस विश्वास रखो। मॉक तो एक जरिया है, आपको बस खाली उससे गो थ्रू कराने का। अच्छा, वो कोई आपका डिसाइड नहीं करेगा रिजल्ट क्या होगा, वो सिर्फ खाली एक तरीका है आपको तैयार करने का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तैयार करने का तरीका है। जैसे कि एक रेस, जैसे ओलंपिक में दौड़ने से पहले अपने ट्रैक पे कितना बार वो प्रैक्टिस करता है भाई, हजारों बार करता होगा। अब क्रिकेट का ही ले लीजिए आप, जब भी कोई मैच होता है तो बुमराह भी क्या करते हैं आपके, पहले वो पूरा हाथ घुमा के एक्शन करके 2-3 बॉल फेंकते हैं, ये करते हैं, इधर उधर प्रैक्टिस कराते हैं, इसलिए तो कराते हैं कि वो जब मेन पिच पे वो जब जाएंगे समझिए तो गलती ना हो। ये अगर पुलिस के लाइन में बोले जाए तो ड्रिल हो गया एक तरह से। हाँ जी, ड्रिल हो गया, बिल्कुल ड्रिल हो गया। और ये ड्रिल हर किसी बच्चे को अपनानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये तरीका आपने अपनाया, और उसके बाद फिर से जब आप यहाँ पे आए, ज्वाइन किए, मतलब पहला ज्वाइनिंग हुआ होगा आपका? नहीं, पहले तो पहला सबसे बड़ा टास्क तो ये था कि अब वहाँ से रिजाइन देना है। अच्छा, हाँ। और रिजाइन भी ये था कि जो है उसी समय देना था, मार्च में ही यहाँ ज्वाइनिंग थी और मार्च में रिजाइन देना था। मैं भी ये नहीं चाहता था कि पहले रिजाइन दे के घर बैठ जाऊँ, तो मार्च में वहाँ रिजाइन दिया और फिर मार्च में मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। तो ट्रेनिंग फिर मेरी सीतापुर हुई। अच्छा, पहली ट्रेनिंग यूपीएसआई? हाँ, ट्रेनिंग जो है सीतापुर में चली हमारी। और मैंने कहा, मुझे बताया गया था कि ये तो कोई ट्रेनिंग ऐसी वैसी होती नहीं, ये नहीं होती है। तो जो है मैं गया तो मैंने बहुत कुछ अलग पाया। मैंने कहा ट्रेनिंग होती है, अगर हम करना चाहें तो अच्छे से ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल अच्छे से ट्रेनिंग होती है। देखो, आप अगर किसी ट्रेनिंग पे कुछ को अपने से ही करना नहीं चाहते, हाँ, तो और उस्ताद को डेली एक्सक्यूज मार कहोगे, सर मेरे तो आज पैर में दर्द है तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, तो उस्ताद आपको तो दौड़ा नहीं पाएगा जबरदस्ती। उसका भी अंदर मानवता है, वो भी देखेगा हाँ शायद लगा रही चोट कहीं, आपको खुद से ही खुद से ही आपको जो है दौड़ना पड़ेगा अच्छे से। अपने लिए खुद के लिए स्टेप लेने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस खुद की नींद करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, तो आपकी जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो CISA वाली ट्रेनिंग और इसमें ट्रेनिंग में डिफरेंस था? बहुत डिफरेंस था, क्योंकि वहाँ का रूटीन अलग था और यहाँ का रूटीन अलग था। वहाँ आप अर्ली मॉर्निंग जो है 4 बजे चले जाया करते थे
और फिर 5 बजे तक वहाँ फॉल इन हो जाया करता था। फिर सुबह को अर्ली मॉर्निंग पीटी होती थी, यहाँ नहीं होता था ऐसा। अच्छा, यहाँ उठेंगे आप तो सुबह को ड्रिल होती थी। कितने बजे उठते थे यहाँ पे भी? यहाँ पर जो है आप अगर उठने की बात करें तो 5 बजे, 5 बजे, वहाँ 3 बजे उठना पड़ता था। 4:30 5 यहाँ पर उठ जाते थे। ठीक है, वहाँ थोड़ा 1 घंटे पहले वाला सीन था। और उठने के बाद तुरंत जो है आपको वहाँ कोच में जाना होता था। कोच जो है क्वार्टर गार्ड होता है, वहाँ पर जो है इन सभी के जो है जितने भी अस्त्र असले होते हैं वो वहाँ रखे रहते थे। ठीक है। तो ये हमें जो ड्रिल कराते थे तो उससे कराया करते थे। पहला ही पीरियड ड्रिल का हुआ करता था। आप जाओगे 1-2 1-2 1-2 करना आपको जाते ही। ड्रिल के बाद फिर पीटी, फिर ड्रिल, तो 3 पीरियड लगा करते थे सुबह। तो कभी 2 ड्रिल के हुआ करते थे, फिर लास्ट में फिर पीटी का हुआ करता था। और इस तरीके से बड़ी दिक्कत आती थी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि जब शुरू में शरीर खुल जाए तो उसके बाद कुछ भी करा लो, लेकिन हाँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जब सुबह आप जा रहे हो और ड्रिल कर रहे हो, फिर उसके बाद दौड़ रहे हो, तो बड़ी दिक्कत आती थी। क्योंकि वहां पर कुछ और था, वहां पे था रनिंग थी, पहले शुरू खुल गया, फिर हाँ, आपने ड्रिल कर लिया, चलो फिर भी एडजस्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे पहले ड्रिल, पहले परेड करवाते हैं सब, फिर उसके बाद रनिंग। तो ट्रेनिंग ऐसा था, और दिन भर का मतलब ट्रेनिंग रहता था। हाँ, और एक और मेजर अंतर ये भी था कि सुबह को आपको वहाँ पर दलिया मिलता था। यहाँ पर यूपी पुलिस में वहाँ सुबह कुछ खाने को नहीं मिलता था आपको, सीधा नाश्ता। सीएसएफ में कुछ नहीं, नाश्ता यहाँ पर दलिया रहता था हमारा। अच्छा। और वो भी दलिया भी बीच में मिलता था, पहला ड्रिल करने के बाद। और हर दिन दलिया? नहीं, डिपेंड करता था कि जो है दलिया भी मिल रहा है, कभी कुछ और मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है। मोस्टली दलिया प्रेफर इसलिए करते थे क्योंकि वो पाचन क्रिया के लिए सही रहता था। उनका ये कहना था, जितने भी वहाँ के जिन्होंने वो मेंबर थे उन्होंने बनाया कि दलिया शरीर के लिए सही रहता है, और पच भी जाता है और जल्दी होता है, और दौड़ने में फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। फिर उसको पीने के बाद जो है पीटी हुआ करती थी, ये हुआ करता था इस तरीके से। और फिर 9 बजे आपको खाना मिल जाता था दिन में? हाँ जी, खाना 9 बजे खाना मिल जाता था। उसके बाद सीधा शाम को खाना मिलेगा। 9 बजे के बाद सीधा शाम में? हाँ जी। भूख तो लग जाती होगी बीच में? वो लगती है, वो आप अपने कैंटीन जाके कुछ भी जो आपको खाना है खा सकते हैं, कोई। अच्छा, तो यूपीएसआई का ट्रेनिंग आपका कितना दिन तक चला था? ये 1 साल तक। 1 साल तक पूरा एकदम वहीं पे रहना था? बिल्कुल। जो आपने कौन सा जगह बताया? सीतापुर बताया। हाँ जी। सीतापुर में 1 साल आप पूरा रहे वहीं? बिल्कुल। बीच में छुट्टी का? छुट्टी में ये है कि कोई इमरजेंसी आ गई आपके घर में तो सर को बता के वो जा सकते थे। छुट्टी सैटरडे संडे कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस इसमें एक ये था कि थर्सडे को एक श्रमदान का रिलैक्स मिल जाता था कि सुबह को वो आपकी ड्रिल ना होके पीटी ड्रेस में श्रमदान हुआ करता था, जैसे कूड़ा साफ सफाई कराना, ये कराना। मतलब लेकिन फिर हर 7 दिन होता था आपका? नहीं, ये थर्सडे को। हाँ, थर्सडे को हो रहा है, लेकिन फिर भी बाकी ट्रेनिंग तो होती होगी ना? हाँ, बाकी ट्रेनिंग होती थी। ड्रिल ना कर, बस ड्रिल नहीं होता था एक दिन? हाँ, बाकी रनिंग होती थी? हाँ। अच्छा, आपको ये सब वेपन वगैरह सिखाना, ये सब चीजें? बिल्कुल, सब वेपन की। सीआईएसएफ वाले में भी सीआईएसएफ से जो मैंने सीखा था वो मुझे बहुत काम आया यहाँ पर, क्योंकि मैं वहाँ पर वेपन की ट्रेनिंग की थी, वहाँ पर सबको सीखा था कैसे खोलना है, क्या खोलना है। तो यहाँ पर भी मुझे बहुत फायदा हुआ उससे, क्योंकि मेरे साथ के जितने भी थे जिनको कोई थोड़ा बहुत दिक्कत होती थी, डाउट होता था, मैं उनको बता दिया करता था। पहले से ही बता देते थे? हाँ, मैं ये। और हमारे जो उस्ताद थे, जो मनीष सर थे, उनका भी नाम मनीष सर था, जो हमारे उस्ताद थे। तो वो भी फिर उनको भी दिख गया कि हाँ ये जो है लड़का है, ये कर सकता है। तो वो उस समय मेरे को बीच में बता देगा, बताते रहा करो इनको, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और इनको भी ज्ञान बढ़ेगा। समझ गया। मतलब तो इससे ये फायदा हुआ था वेपन ट्रेनिंग का। तो ड्रिल भी मुझे आती थी। सीआईएसएफ की ड्रिल अपने आप में जानी मानी ड्रिल होती है। आप गणतंत्र दिवस पे भी और स्वतंत्रता दिवस पे भी देखते होंगे, जब लाल किले पर जब चलती है तो सीआईएसएफ की टीम अलग ही दिखती है। सही है। तो वहाँ से भी बहुत फायदा हुआ मुझे ड्रिल का। अच्छा, ये वेपन वाला जो है, क्या हमें एक्चुअल जो गन होता है वो भी चलाना सिखाता, मतलब एक्चुअल जो बुलेट? बिल्कुल, आपको एक एक्चुअल परिस्थिति जो होती है उसके लिए तैयार करते हैं कि कब क्या हो जाए, आपको उसके लिए तैयार कराना है। आपको सब आना चाहिए, हथियार कैसे चलाना है, कैसे रखना है, कैसे सेफ्टी रखनी है इसकी, क्या हथियार को लेके क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं, वो सब चीज़ बताई जाती है आपको। अच्छा। क्योंकि हथियार हमारा निजी हथियार है यूपी पुलिस में, और इसकी जो सुरक्षा है, सब कुछ है, वो हमारी है। तो इसको कैसे रखना है, कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है, और कितना यूज करना है, सब समझाया जाता, सिखाया जाता है। ये सब ट्रेनिंग के अंदर आता है। तो मतलब आपको अच्छे से रखना है। और ट्रेनिंग में और भी चीज़ें तो सिखाई जाती है, जैसे हमारा पब्लिक डीलिंग है, तो उसके लिए सॉफ्ट। हाँ, उनकी जो क्लासेज होती हैं, जो 9 बजे आपने मैंने बताया खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो क्लासेज स्टार्ट होती हैं, और क्लासेज में लेक्चर की तरह, हाँ, यही सब सिखाया जाता है क्लासेज में। कैसे करना? हाँ, सर सिखाने आते हैं, एक पीपीटी चलती है, उस पर समझाते हैं। किसी में अगर टेक्निकल बात है तो टेक्निकल समझाते हैं, किसी में अगर फिजिकली कोई समझाना होता है तो फिजिकल समझाते हैं, कोई एक्टिविटी करके भी। हाँ, एक्टिविटी करके भी समझाया करते थे। तो कुल मिला के जो है वो आपको पूरा मेंटली फिजिकली सब तरीके से तैयार किया। मैंने ये सुना कि पुलिस ट्रेनिंग में ये सब थोड़ा मोड़ा साइबर वाली चीजें भी सिखाते हैं सब। हाँ, अभी हमारे योगी सर जी, जो हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक पहल की थी
कि अब जो है जितने भी नए जो सब इंस्पेक्टर रिक्रूट होंगे जो हमारे टाइम पर हुए थे कि उनको जो है साइबर में भी जो है डाला जाएगा, जिन जिन जो भी इच्छुक होंगे, और जितना हो सके हमें ये साइबर जो फ्रॉड है उसको रोकना है। अच्छा, तो ये सब सारी चीजें दिखाई जाती है कि पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है, अगर कोई पब्लिक गुस्से में आ रहा है तो उसको कैसे डील करना है, कोई अगर बहुत लाचार है तो उसको कैसे हेल्प करना है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि कोई कितना भी समझा दे, लेकिन अनुभव तभी आएगा जब आप एक्चुअल फील्ड में आओगे। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको वैसे ही आएंगी जैसे आप फील्ड में उतरेंगे। आपके किसी के कहने से या कि ऐसे करना है वैसे करना है वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप फील्ड में उतर जाते हो और जब आप आसपास के अपने लोगों को देखते हो, अपने अधिकारी को, सक्षम जो अधिकारी हैं वो जब डील कर रहे होते हैं, आप उनसे बहुत सीखते हो। अच्छा, आपको बताना है कि जो ये वर्दी आपको मिली है, ये वर्दी आपको ट्रेनिंग का टाइम पता नहीं मिलती, आई थिंक सो। नहीं, सीन क्या होता है कि ये वर्दी मिल जाती है, लेकिन वर्दी पे जो ये स्टार लगे हुए हैं ये नहीं मिलते हैं। इनकी जगह जो 2 पत्तियां होती हैं वो मिलती हैं एज ए कि हाँ आपके जो है 2 स्टार हैं, लेकिन जब आपका जो एक फाइनल परेड होती है जिसको हम पीओपी कहते हैं, अच्छा, जो फाइनल परेड होती है पीओपी, उसके बाद आपको वर्दी जब फाइनल परेड हो जाती है उसके बाद आपके सितारे जो है लगाए जाते हैं ना, किसी गेस्ट के द्वारा लगाए जाते हैं। हाँ, अगर कोई अधिकारी आए हुए हैं तो वो सबके तो नहीं लगा पाएंगे, कुछ लोगों को लगा देते हैं, कुछ लोगों के वो लगा देते हैं, फिर उसके बाद वो अनाउंस कर देते हैं कि आप अपने अपने सितारे लगा सकते। तो उस दिन कौन सा क्या बोले आपने, पीओपी होती है। पीओपी में अपने ये भी रिलेटिव्स को भी बुला सकते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, सभी के रिलेटिव्स आते हैं, और वो मोमेंट जो है थोड़ा बहुत ही इमोशनल भी होता है और ये भी है क्योंकि मैं अपनी जो उत्तर प्रदेश की ट्रेनिंग जहाँ पर सीतापुर में हुई है वहाँ पर 3rd परेड कमांडर था मैं। अच्छा, तो मुझे मेरी जो परेड थी उसको बाहर अंदर से बाहर लेके आना था, उनको वहाँ पर जो है खड़ा करना था, उसके बाद जो मेन कमांडर थे उनको जो है डिलीवर कर देना था। अच्छा, तो जब घर वाले वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने देखा और बहुत अच्छा लगा उनको, नो डाउट, और आंखों में भी आंसू आए। हाँ, आते हैं, मतलब प्राउड वाली मोमेंट होगी। आज तक कभी ऐसा भी होता होगा कि वर्दी में कभी घर गया जाना हुआ है कभी? अभी वर्दी पहन के हाँ कभी मान लीजिए अगर कोई जो है जैसे समय ही नहीं है और मान लीजिए उस घर से कहीं किसी ऑफिशियल काम से आप गुजर रहे हो घर की साइड से ही, अच्छा, तो घर होते हुए चले जाते हैं। अच्छा, तो उस समय प्राउड मोमेंट होता है? हाँ बिल्कुल होता है कि जो है वर्दी तो वर्दी है, सम्मान तो है ही इसका। अब जॉब लगने के बाद आपके आसपास का कैसा थिंकिंग थोड़ा सा चेंज हुआ है? थिंकिंग ये है कि उनको ये लगता है कि हाँ ठीक है, अब अगर निष्ठा भाव से कोई काम किया जाए तो हो सकता है। आसपास के लोगों का भी नजरिया चेंज होता है, बहुत चेंज होता है, क्योंकि उनको पहले ये लड़का तो बहुत लंबे लंबे बाल रखने वाला था और ये देखो अब ये 2 जॉब इसके लग गई, पहले उसमें था और अब ये यहाँ आ गया। वहाँ पे छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हमारे सजेशन भी लेते होंगे। हाँ बिल्कुल, सजेशन लिया, बहुत लोगों ने लिया भैया कैसे तैयारी करें, उनको प्रॉपर गाइड किया उन्होंने, बच्चा ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मनीष सर है ना, ये भी आपको भी गाइड करने वाले हैं। अब ये भी प्लान कर रहे हैं कि इनके पास जो भी नॉलेज है आपके साथ, जो भी तैयारी करने का जो उनका एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत जल्द आप सर्च करोगे, मैं मेंशन भी कर दूंगा जब इनका स्टार्ट होगा तो, ठीक है। और लिखोगे आप मनीष भैया लिखोगे या फिर मनीष सर लिखोगे तो आ भी जाएगा UPSI, तो आपका चैनल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेरा मेन मोटिव स्विच करने का एक और था। हाँ। ऐसा नहीं है कि भैया नहीं बोला तो मुझे स्विच करना था। जब मैं वहाँ जॉब कर रहा था तो 4 साल के पीरियड में मुझे कुछ अंदर कमी लग रही थी कि कुछ तो ऐसा है जो मैं चाह रहा हूँ और नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा देखते हैं, और मैं उत्तर प्रदेश में आने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं किसी के काम आऊँ। ठीक है, मुझे कुछ करना है लोगों के लिए। वहाँ पे पब्लिक डीलिंग नहीं थी ना? नहीं, हाँ पब्लिक डीलिंग वहाँ पर ऐसी नहीं थी, लेकिन क्या है कि एक कॉमन फील्ड था, आपको उस फील्ड में रहना और वहीं डील करना जो करना है। यहाँ पर क्या है कि कभी भी कहीं भी कोई भी परिस्थिति बन सकती है, तो उसमें डील करना आपको, और यहाँ पर मुझे लोगों के काम आना है जितना हो सकता है। तो ये मोटो लेकर के मनीष सर जो हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को हेल्प भी किए होंगे, अभी 2.5 साल 2 साल लगभग, जितना भी हो सकता है मुझसे जो भी हुआ, जिसकी भी जितनी हेल्प हुई है मैंने हमेशा की है। अच्छा, अब क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आप जब अब तो जॉब कर रहे हो, क्या क्या चैलेंजेस है कि एक अगर तैयारी कर रहा हो तो पहले से उसको सोच के रखना है कि भाई ये चैलेंजेस आने वाले? अगर जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं पहले से और आप कहीं और जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो एक चैलेंज तो यही हो जाता है कि कैसे टाइम निकालना है आपको। और अगर आप मान लो किसी जॉब में हो और उसी जॉब के चैलेंज की बात करो तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर आप मेंटली तैयार हो तो आप कोई भी चैलेंज आप कोई भी चैलेंज ओवरकम कर सकते हो, चाहे वो कोई कैसा भी चाहिए आपका, चाहे
मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, सारे चैलेंज आप ओवरकम कर सकते हो, लेकिन तैयार होने चाहिए आप। तैयार होना चाहिए, मेंटली तैयार होना चाहिए, बिल्कुल मेंटली तैयार होना ये बोलते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर बिल्कुल। आपने सोच लिया कि भाई मैं जीतूंगा इस फील्ड में, तो आप जीत जाओगे। बिल्कुल। और पहले से मान लिया कि हार जाऊंगा, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। फिर अब एक चीज है कि यूपीएसआई का वैकेंसी आया है। हाँ, वैकेंसी आया है बिल्कुल। और अभी एग्जाम भी होने वाला है, अभी शायद डेट नहीं आया है, हाँ, अभी शायद अभी शायद डेट अभी नहीं तो हुई है। अब आप उन बच्चों को गाइड कीजिए जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं, आपसे जो जुड़े हैं, आपको देख रहे हैं अभी तक। अब मैं सब बच्चों को यही बोलना चाहूँगा जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपका सिलेबस पूरा है तो फोकस करें प्रीवियस ईयर पे। बिल्कुल अपना प्रीवियस ईयर फोकस, कुछ भी नया पढ़ने की आपको बिल्कुल जरूरत आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से आपको नया नहीं पढ़ना है कुछ भी। प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें, एक ही किताब पढ़ें कोई भी प्रीवियस ईयर की, उसी को 10 बार लगाएं कम से कम, 10 टाइम्स कम से कम, जितना भी हो सकता है। मॉक लगाएं लास्ट मोमेंट पे, जब आपके एग्जाम की डेट आने वाली हो, 15 दिन बच रहे हों, 20 दिन बच रहे हों, तो आप अपना स्पेशल मॉक पे ही फोकस करें। मॉक लगाएं, रिवाइज करें। मॉक आपको शुरू से ही लगाने, लेकिन उस समय सिर्फ मॉक एंड मॉक एंड मॉक लगाना, और कुछ नहीं लगाना है आपको। एनालाइसिस डेली करना, उसका एनालिसिस जितना भी है, जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है उसको साइड में लिख लो, उसको रिपीट करते रहो, देखते रहो, रिवाइज करते रहो, बस यही है। आप कंटिन्यूटी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कहूँ किसी भी एग्जाम को, कंटिन्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है अगर आपको, तो कंसिस्टेंसी रखिए आप। तो इनका छोड़िए मत, पीछे मत छोड़िए। इनका बात ध्यान से सुनो। उन्होंने 2 चीज़ पे फोकस किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। कोई भी पेपर आपको, कोई भी बुक मिल जाए, आप जितने भी अभी तक हो चुके पेपर उनको अच्छे से सॉल्व कर लो, उनको 4 बार 5 बार सॉल्व कर लो, और मॉक टेस्ट लगाओ जितना लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगा सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, और देखो कि आप जो एग्जाम में परफॉर्म करने वाले उससे पहले आप वैसा परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं जितना एक्सपेक्टेड हो, और अपने आप को इम्प्रूव करो। हर मॉक में आपको इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता है, और हर मॉक में आप अपने आप को इम्प्रूव करो। डेफिनेटली आपका जॉब निकलेगा, एक बार में निकलेगा। और जो मनीष सर जैसे वर्दी पहने हुए हैं, वैसे आप भी एक दिन पहनोगे, आपके शोल्डर्स पे ना 2 स्टार्स होंगे यहाँ पे। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आपको और भी कुछ सजेस्ट करना है बच्चों को, कुछ लास्ट में मैसेज देना है, तो आप बता सकते हो। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लगे रहिए, और ये वैकेंसीज बार बार नहीं आती हैं। हाँ, और अगर आपको वर्दी पहनने का मन है तो लग जाइए, और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप लग गए तो आप चूकोगे नहीं। हाँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर तुमने मन बना लिया ना मुझे चाहिए, कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने भी मन बनाया था, इंट्रोवर्ट थे, और अभी हजारों लोगों को डील कर रहे हैं। हर दिन लगता है कि 20 लोग 50 लोग इनके थाने पे आते होंगे, इनसे डील करते हैं, है कि नहीं? हाँ, मतलब बहुत टफ हो जाता है कि लोगों को समझाना, जो भी है जैसे भी है, अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हर तरीके के इश्यू मिलेंगे, हर तरीके की सिचुएशन मिलेंगी, उनको डील करना है। आज आप छोटे स्तर पे हो, आगे जाके आप बड़े स्तर पे भी आओगे, तो आप अगर अभी से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे तो आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, चलिए एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं जो कि हम भूल गए थे, कि हम प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप जैसे कोई ज्वाइन करता है कम एज में, तो कहाँ तक प्रमोट होकर के जा सकता है यूपीएससी? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक सब इंस्पेक्टर, मिनिमम डीएसपी तक, डीवाईएसपी जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस होते हैं आपके, जो इनको हम सीओ सर भी बोलते हैं, सर्किल ऑफिसर, मिनिमम यहाँ तक तो आपका प्रमोशन है ही होगा। अगर आप का सब ट्रैक अच्छा भी है तो आप उससे 1-2 प्रमोशन ऊपर भी ले सकते हो आराम से। अच्छा, तो अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आप अच्छे लेवल तक आप जा सकते हो, बढ़िया पोजीशन तक जा सकते हो ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम ना थोड़ा सा बात करते हैं कि ये इनकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है, ट्रांसफ़र मतलब क्या सीन है यूपी पुलिस में, ये थोड़ा बता दीजिए। जो हमारे इस रूल ये कहता है कि आपको अपना जो गृह जनपद है ना तो वहाँ पोस्टिंग मिलेगी, और जो गृह जनपद का जो पड़ोसी जनपद है उसमें भी नहीं मिलेगी, उसको छोड़ के आपको पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है। अच्छा, तो यानी ऐसा रूल है। और ट्रांसफ़र का क्या सीन है? ट्रांसफ़र का बताते तो ये है कि कभी भी कर सकते हैं अधिकारी, जब इसका मन है जब कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 से 3 साल एक ज़िले में आप जो है रह सकते हैं मिनिमम। तो मतलब अगर एक एक्सपीरियंस है, अगर कोई आपका सीनियर होंगे जो कि 20-25 साल से जॉब कर रहे होगा, कोई ना कोई जरूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो 8-10 पोस्टिंग हो गई होगी। हाँ, उनकी बहुत पोस्टिंग हुई है, और आए दिन पोस्टिंग होती ही रहती है, चेंज होती रहती है। हाँ, क्योंकि हर तरीके की सिचुएशन सामने आती है, तो कभी कभी आप ना भी चाहो तब भी पोस्टिंग हो जाती है। अच्छा, अब जब थाने में जब पोस्टिंग आपकी होती है तो सिर्फ आप थाने पे ही रहते हो या फिर आपको बाकी? नहीं, बिल्कुल, जब हम थाने पे अभी जब हम गए थे तो जो हमारे थाना जज सर थे जो है, उन्होंने फिर हमको जो चौकी बनी होती है, जो जिनको हम हल्का भी बोल देते हैं, हाँ, तो उनमें डिवाइड कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि आपको इस चौकी पर रहना, आपको वहाँ रहना, आपको वहाँ रहना, वहाँ रहना। तो उस चौकी पर जो भी मैटर आते हैं वो डील करने होते हैं, और उस चौकी पर भी एक हमारे चौकी प्रभारी सर होते हैं, तो वो जो है
मेन आदमी हमारे चौकी सुपरवाइजर होते हैं, फिर वो उनके नीचे हम उन कामों को सीखते रहते हैं उनके नीचे, तो कि कैसे कैसे वो हमें सिखाते हैं हम्म। कि कैसे कैसे करना है। कोई लेटर आता है तो उसको कैसे किस तरीके से करना है, क्या करना है। कोई पब्लिक डीलिंग होती है, कोई आते हैं गाँव के लड़के आदमी आते हैं तो उनसे कैसे डील करना है, ये सब वही सिखाते हैं। चौकी प्रभारी जो होते हैं वो कौन से रैंक के होते हैं, कब बनते हैं? चौकी सुपरवाइजर हमारे सेम रैंक के होते हैं, हमसे अनुभवी होते हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस के बेस हाँ, पे उनको बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा मतलब और भी तो ड्यूटीज होती होगी अगर आप? हाँ, बहुत सारी ड्यूटी होती हैं, वीआईपी ड्यूटीज भी होती हैं। जैसे हमारे कभी मुख्यमंत्री जी कभी भी भ्रमण पे आते हैं तो उनके उसमें भी ड्यूटीज लग जाती हैं उनकी सुरक्षा और उनके जो जितने भी आने जाने के रास्ते। फेस्टिवल के टाइम पे भी लग जाता है? फेस्टिवल पे तो स्पेशल आप जानते हैं कि पुलिस जो है फेस्टिवल पे तो छुट्टी तो दूर दूर तक नहीं मिलती, क्योंकि फेस्टिवल सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं पुलिस के। उसमें कोई भी मिस हैपनिंग नहीं हो, इसको देखते हुए जो है ड्यूटी बहुत अच्छे से लगाई जाती है। आपको अपना फेस्टिवल सैक्रिफाइस करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, देश के लिए सब कुछ है और क्या है। और मतलब आपकी छुट्टियां के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि आप छुट्टी लेना चाहते हो तो कितनी छुट्टियां आपको अवेलेबल मिल जाती है, सरकार की तरफ से कितनी छुट्टियां हैं? वैसे छुट्टियां की बात की जाए तो 30 छुट्टियां अवेलेबल हैं एक साल अगर सीएल की बात या कैजुअल लीव की बात की जाए। लेकिन ये एक साल में 30 ही मिलती हैं ये वाली कैजुअल लीव, और फिर ईएल भी मिलती हैं। लेकिन शुरू में जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो या आते हो तब आपको ईएल नहीं मिलती है। अच्छा, ओनली तो सीएल 30 आप कर लेते हो यूटिलाइज? नहीं, हो ही नहीं पाती हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको कोई अर्जेंट काम है ही नहीं तो आप जाओगे भी नहीं। अच्छा, क्योंकि जब आप इस फील्ड में उतरते हो तो इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि आप चाह के भी छुट्टी नहीं ले पाते हो, कि आपके इतने काम आ जाते हैं। आप विवेचक हैं कि आपको कोई केस दिया हुआ है, आप उसमें जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, तो इन कामों को करते करते आपको ध्यान ही नहीं रहता कि महीना कब निकल गया। तो अच्छा, एक चीज़ और मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है, गाड़ी वाड़ी भी होती है एक चौकी में एक? हाँ, वो मतलब पीसी होती है उनकी जो है पूरे क्षेत्र तो को आप देखने अगर के लिए। कहीं जाना होता है किसी की जगह, मान लो कोई केस हुआ किसी के घर पे, हाँ, तो आप कैसे जाते हो? तो बाइक भी रहती है, बाइक भी है, गाड़ी भी है, तो जैसे भी आपको जाना है उसी पे जाना होता है। वो एक ड्यूटी लग जाती है, ड्यूटी चार्ट में रहता है कि आज 2 ये जो है इस पे बाइक पे रहेंगे, तो वही उसका क्षेत्र का वो देखते हैं। अच्छा, कभी जाना होता हो तो एक गाड़ी से बैठ करके सब बिल्कुल लोग बिल्कुल, सभी जा सकते हैं। अपनी प्राइवेट से भी जा सकते हैं, कोई बात हम्म। ऐसी अगर सरकारी गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो ऐसी ड्यूटी है। क्योंकि कोई भी अगर कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है, कहीं भी हुई है, तो तुरंत जाना है। पुलिस का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि कहीं से भी कोई भी सूचना आई है तुरंत पहुंचना एकदम। तो आपको कोई भी अगर कॉल आता होगा, जैसे कि पुलिस को कॉल, एक नंबर होता है ना 111 या वो 112 है, इमरजेंसी कॉल है। अपना जो पुलिस का नंबर पहले जो 100 था वो 112 कर दिया गया है। अच्छा, हाँ, तो कोई भी नंबर, कोई भी व्यक्ति अगर जिसको कोई समस्या है, आपको लगती है जेन्युइन, तो तुरंत वहाँ पहुंचाते नहीं, हो? हमारे पास नहीं आती वो कॉल, उनका सेंटर बनाया हुआ है, वो लोग हमारे पास ट्रांसफर करते हैं कि जो है तुरंत इस एरिया में पहुंचिए आप। अच्छा, इस तरीके से हमारे साथ कम्युनिकेट होता है। ओके, तो बहुत अच्छा लगा मनीष सर आपसे बात करके, और बहुत लोगों को हेल्प भी हुआ होगा, जितने एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेशन भी मिला होगा कि कैसे जर्नी होती है। कोई भी एक आज अगर सक्सेसफुल पोजीशन पे पहुंचा, या तो मैं हूँ, या तो अगर जॉब ले लिए, या फिर हमारे मनीष सर है ना, तो वो इतनी आसानी जर्नी नहीं रही। आपको लग रहा हो ना डिफिकल्ट, पहुंच गए तो यहाँ पे भाषण देना इतना आसान होता है, पर हम जो जर्नी फेस करके आए ना, शायद हो सकता है कि आप जो झेल उससे भी डिफिकल्ट हो। हमारे टाइम पे तो हम जब तैयारी करते थे तो इतना ज़्यादा गाइडेंस का नहीं था, बिल्कुल इतना भी नहीं था यूट्यूब में कि अब स्ट्रेटजी बता रहे हो, किसी का इंटरव्यू मिल गया तो हमें पता चल गया। तो जर्नी डिफिकल्ट होती है सबकी, जब पहुंचता है तो वहाँ पे पहुंचने के बाद आसान लगता है, लेकिन होती है डिफिकल्ट, सब लोग फेस करके ही आते हैं। और आपको भी अगर लेना ना कुछ अचीव करना, तो आपको भी अपने 2 साल 4 साल आपको ऐसे झेलना पड़ेगा, तब जाकर के आप पहुँचोगे। ठीक है, अगर मैं अपने पर्सनल उसकी बात करूँ तो आप 6 महीने, हाँ, अगर आप 6 महीने किसी चीज़ का त्याग कर सकते हो अपनी लाइफ में और पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो, सच में, तो मैं ये कहूँगा कि 80% जॉब आपके हाथ में। सही बोला एकदम। मैं हाँ वही बोल रहा हूँ, मैं 6 से 8 महीना इनफ होता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी छोड़ करके मैं बोलूँगा, हाँ, बिल्कुल, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, 6 महीने बहुत इनफ है अगर आप बिल्कुल डेडिकेशन से लगे हो। उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, उसके अलावा फिर कुछ नहीं दिखना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन। और आप एग्जाम की भी तैयारी करो ना, तो एक इंपॉर्टेंट होता है कि फोकस रहो, बिल्कुल। देखो ठीक है वो, और जिस एग्जाम पे फोकस रहो ना, उसी का एग्जाम का अच्छे से तैयारी करो। फॉर्म भरो, ये मना नहीं है, लेकिन सिर्फ एग्जाम दे दो। बिल्कुल। लेकिन तैयारी सिर्फ एक की करो, और उसी तैयारी से आप बाकी में, ये जो यूपी में लगने का जो इनका था कि उन्होंने सीपीओ के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की, और उनका प्रिपरेशन कहीं मैथ, रीजनिंग और जो इंग्लिश था काम आया होगा, डेफिनेटली आया होगा, हिंदी पढ़ना था। बिल्कुल। तो एक तैयारी जब आप लेवल बन जाता है ना, तो फिर बाकी एग्जाम्स भी उसके इर्द गिर्द निकलने लगते हैं, लेकिन फोकस एक होना चाहिए। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मनीष, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत लोगों को मोटिवेशन भी मिला है, गाइडेंस भी मिला है, और शुभकामनाएं आपके जो नए चैनल
बन रहा है उसके लिए आप बहुत अच्छा करो। इसी तरह से आप आगे भी कंटिन्यू गाइड करते रहो। और मेरे कोई भी अगर मेरी जरूरत पड़ी कोई भी सजेशन तो मैं बहुत रेडी नहीं, जरूरत तो पड़ेगी आपकी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा मिला। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।